नहीं जी दोस्तों, हमारे पास जो टॉपिक है वो है बोरिंग कॉस्ट। IAS 23। बोरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? बोरो करने की कॉस्ट, उधार लेने की कॉस्ट। इसका मतलब है ये कॉस्ट सिर्फ उधार पर होती है, इक्विटी पे नहीं होती। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो होते हैं, या डेट या इक्विटी। या तो वो शेयर इशू करके पैसे ले सकती है अपने शेयर होल्डर से, लेकिन शेयर होल्डर्स को तो हम तब पे करते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉफिट हो, अदरवाइज तो हम पे नहीं करते। या फिर हम लोगों से लोन ले लें, और जब हम लोगों से लोन लेते हैं तो फिर उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? वो जो हम अपनी बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट पे करते हैं उसको हम कहते हैं बोरो करने की कॉस्ट। ये पॉइंट क्लियर है? ओके। अब बोरो करने की, अगर आपने लोन ले लिया है और बोरो कर लिया है, अगर आप वो लोन किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन पे लगाएं, किस पे लगाएं? किसी एसेट की कंस्ट्रक्शन पे लगाएं, तो फिर वो इंटरेस्ट उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। अगर रेडीमेड हिस्सा लेंगे, अगर आप रेडीमेड कोई एसेट लेंगे, रेडीमेड एसेट लेंगे, तो फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। IAS 23 से पहले किसी भी लोन पर जो भी इंटरेस्ट आता था, फाइनेंस कॉस्ट होती थी, वो P&L में एक्सपेंस आउट होती थी। IAS 23 ने ये कंसेप्ट दिया कि आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। वो इस सूरत में सिर्फ कर सकते हैं अगर ये इंटरेस्ट हो रिलेटिंग टू क्वालिफाइंग एसेट। क्या हो? क्वालिफाइंग एसेट। तो उन्होंने पूछा जी क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? तो उन्हें बताया गया एन एसेट विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। विच टेक्स फॉर इट्स कंप्लीशन, जितना अरसा उस एसेट की कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसका आप इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई रेडीमेड एसेट लेंगे तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो। बस समझ आ रही है? तो बोरिंग कॉस्ट क्या होती है? बोरो करने की कॉस्ट जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? बोरिंग कॉस्ट कहते हैं। अब बोरो करने की कॉस्ट में कई दफा आपको, जब बैंक में जाते हैं तो आपको लोन अरेंजमेंट फी देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, लीगल चार्जेस देने पड़ते हैं। तो वट एवर एक्सपेंसेस आर रिलेटिंग टू लोन, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये सब क्या कहलाती हैं? बोरिंग कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बोरिंग कॉस्ट कहलाती है। सही है दोस्त? और बोरिंग कॉस्ट किस पर कैपिटलाइज होती है? क्वालिफाइंग एसेट पर। किस पर? और क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? विच टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। रेडीमेड एसेट पर नहीं होता। प्रीवियस अटेम्प्ट में भी बच्चे एक ऑब्जेक्टिव गलत कर रहा है। उसने पूरी कहानी कराई हुई थी, दरम्यान में एक लफ्ज लिखा हुआ था कि वो जो है ना उन्होंने परचेज किया एसेट, और बच्चे कैलकुलेशंस करके आगे उसका आंसर जीरो बनता था क्योंकि वो रेडीमेड एसेट था। वो बात समझ आ रही है? ओके। ये जो, जी, हाँ फिर एक्विजिशन का मतलब ये नहीं है कि आपने लिया और इस्तेमाल कर दिया। एक्विजिशन ये भी तो हो सकता है उसको इंस्टॉल करना हो। ठीक है भैया? फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि अगर रेडीमेड एसेट है। क्वालिफाइंग एसेट कहते किसे? क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन नहीं पढ़ी आपने? तो फिर अगर आप कह रहे हैं परचेज किया, तो फिर उसने कब लिया? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। क्वालिफाइंग एसेट की एक्विजिशन पर, कंस्ट्रक्शन पर, कंप्लीशन पर अगर पैसे लगेंगे तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। फिर क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन तो पढ़े। वो क्या कहता है? विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग एसेट कहते हैं। बस समझ आ रही है? ओके। इन बातों को सामने रख के ये एक एग्जांपल है, इलिस्ट्रेशन, पेज नंबर 263 पे। जरा इस इलिस्ट्रेशन को पढ़े और आंसर को पढ़े, देखे क्लियर है कि नहीं।
जी बोले। Identify whether or not following are qualifying asset. A construction company constructed a bridge for government which will take 6 years to complete. है या नहीं है? क्या वो अच्छा टेढ़ा है? A very sophisticated integrated circuits being made by an entity who manufactures and sells 10,000 to 12,000 units every month. जी बोले। सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लेता, एक महीने में हजारों बन रहे हैं। सही है दोस्त। विच टेक्स, आमतौर पे प्रोफेशनल कहते हैं 3 से 6 माह, से इससे ज्यादा टाइम हो तो उसको कहते हैं सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। प्रोफेशनल्स कहते हैं, स्टैंडर्ड ने ऐसी बात नहीं की। स्टैंडर्ड ने कहा विच टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो एक महीने में 12,000 बन रहे हैं, तो शायद एक दिन में पता नहीं कितने हजार बन रहे होंगे, कितने सौ बन रहे होंगे। तो इसके लिए प्रोफेशनल क्या कहते हैं? 3 से 6 माह। 3 से 6 माह से मतलब ज्यादा टाइम हो, 3 माह से अगर कम टाइम हो तो उसको भी सब्सटैंशियल पीरियड टाइम कंसिडर नहीं किया जाता। आगे, अ पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन इट में टेक 10 months टू कंप्लीट। ये लग रहा है हमें कि ये क्या है? सब्सटैंशियल पीरियड और ये क्वालिफाइंग एसेट है। एन इक्विपमेंट परचेज्ड बाय एक्स लिमिटेड, द इक्विपमेंट में बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट इज डिलीवर्ड। जी, ये आप वाले साहब के सवाल का जवाब। तो अगर आपने कोई एक्वायर किया, परचेज किया और वो अवेलेबल फॉर यूज है, तो वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। आगे क्या कहते हैं? स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर टू मैन्युफैक्चर अ मशीन फॉर हिम विच विल टेक 11 months एट लीस्ट टू कंप्लीट। ये क्या लग रहा है? एन एंटिटी कंस्ट्रक्टिंग ऑफिस बिल्डिंग विच विल टेक 8 months टू कंप्लीट। ये भी क्या लग रहा है? क्वालिफाइंग एसेट। गुड। आगे जी हमारे पास आगे कंसेप्ट आ रहा है, बोरिंग कॉस्ट इलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। बोरिंग कॉस्ट वही कैपिटलाइज होती हैं अगर हमारे पास ये लोन ना होता, अगर ये हमारे पास एसेट ना होता तो हम ये लोन यूज ना करते, और अगर लोन यूज ना करते तो इंटरेस्ट ना होता। तो इसलिए जब आप इंटरेस्ट को किसी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना रहे होते हैं तो आप ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है। ये क्या है? एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग बेनिफिट मोर देन 1 year, तभी आप उसको क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि इससे आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लॉन्ग रन बेनिफिट नहीं है, तो 1 साल से कम पीरियड के लिए जो खर्चा होता है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो उसको एक्सपेंस आउट कर दें। आप जब इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं तो आप अपने बैक एंड पर जहन में यही कह रहे हैं कि आपको इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, इसीलिए आपने इसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाया। इसलिए जिस चीज की कॉस्ट का आपको हिस्सा बना रहे हैं तो जरूरी है कि वो एसेट की डेफिनेशन को पूरा करे। एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। और एसेट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। अगर जिस चीज के लिए आपने ये पैसे लिए हैं वो एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा तो फिर हम इसे कैपिटलाइज नहीं करें। और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। आपको पता हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, कितने लीगल चार्जेस दिए, कितने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस दिए, और उसमें से कितना इंटरेस्ट इस एसेट के हिस्से में आता है। शायद एसेट ने कंप्लीशन में 6 माह लिए हो, लेकिन लोन आपने 10 साल वापस नहीं किया। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा सिर्फ उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, कंस्ट्रक्शन से पहले और कंस्ट्रक्शन के बाद का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। बाकी दो शराइत और भी हैं, वो भी आपको पता लग जाएंगे। सही है दोस्त। जरा ये हेडिंग नंबर 2 पढ़े, ये जो टेबल बना है देखें, क्लियर है?
हाँ, अच्छा मैं ये कंसेप्ट पढ़ा दूँ, मैं आखिरी 5 मिनट छोड़ दूँ। हाँ जी, क्लियर है। आगे हमारे पास उसने दो बातें की है। उसने कहा कि जी हमारे पास जो लोन होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक स्पेसिफिक लोन होता है और एक जनरल लोन होता है। स्पेसिफिक लोन होता है कि इसी एसेट के लिए आपने लिया, इसका कोई और इस्तेमाल नहीं है। जनरल लोन ये होता है कि आपने अपनी जरूरत के लिए डिफरेंट लोन्स एक्वायर किए हुए हैं। कभी किसी सप्लायर की पेमेंट कर दी, कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट कर दी, कभी किसी बिल्डिंग किसी और प्रोजेक्ट पे खर्च कर लिया। वो आपने इसलिए लोन अरेंजमेंट की हुई है कि जब हमारी रिकवरी स्लो होगी या हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से यूज कर लेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, जनरल लोन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जनरल लोन कहते हैं। स्पेसिफिक लोन किस लिए होता है, सिर्फ उसके लिए, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं। स्पेसिफिक लोन का सिर्फ एक इस्तेमाल हो सकता है कि अगर आपको कोई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाए। मिसाल के तौर पे मैंने एक एसेट के लिए स्पेसिफिक लोन लिया 1 मिलियन, लेकिन आप मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं। आपके साथ मेरा डिसाइड हुआ कि मैंने आपको पेमेंट करनी है 6 महीने बाद। लोन तो मैंने ले लिया, तो मैं उसको क्या करूं, 6 महीने ऐसे रखूं? मैं उसको कहीं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट कर दूं। क्या करूंगा, टेम्परेरी मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा और वहां से मुझे क्या आएगी, इंटरेस्ट इनकम आएगी। तो जब मैं देखूंगा मैंने इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना करना है, तो उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम लेस करवा दूंगा और जो मेरे पास इंटरेस्ट आएगा उसको मैं क्या कर दूंगा, कैपिटलाइज कर दूंगा। इसलिए जरा ये देखे ना, पेज के बॉटम पे बना हुआ है, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट बोरिंग, जो आपने एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया माइनस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, उसको लेस करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। लेकिन ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज स्पेसिफिक लोन की है। किसकी है, स्पेसिफिक लोन की। जनरल लोन आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए नहीं लेते, कोई वजह बताएगा? ठीक है, अगर फालतू पड़ा है तो उसको भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम सिर्फ स्पेसिफिक लोन में होती है, जनरल लोन में इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं होती। इसकी वजह बताएं। ये सवाल का जवाब है, दोबारा गौर से सुन लें। बाकी भी सुने, देखे आप क्या जवाब देते हैं। दोबारा गौर से सुने। मेरा सवाल ये है कि स्पेसिफिक लोन में इन्वेस्टमेंट इनकम होती है, लेस करवाते हैं। जनरल लोन में इन्वेस्टमेंट इनकम लेस नहीं होती, कंसीडर नहीं करते, हम ना लेते हैं ना कैलकुलेट करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो सिर्फ किस में होती है, कैलकुलेट, स्पेसिफिक लोन में, जनरल लोन में नहीं होती। अब जवाब दो, इसकी वजह क्या है जी? क्यों नहीं करते भाई, लिखा हुआ तो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट कौन कौन से लोन पे कैपिटलाइज हो रही है, स्पेसिफिक में हो रही है, जनरल पे नहीं हो रही। देखो ना बुक पे। इसका एक और तरीका भी होता है, अगर ना पता हो तो कोई मसला नहीं। सही है, अब मैं बता देता हूँ। जी, अच्छा, सही है। हाँ जी बोले। तो स्पेसिफिक लोन भी तो कंस्ट्रक्शन के लिए था, उसी को इन्वेस्ट किया। हाँ तो 6 महीने, वही ना, अगर जनरल लोन की जरूरत नहीं है 6-8 महीने, तो उसे भी इन्वेस्ट कर दो ना। भाई कभी भी कोई आदमी लोन इन्वेस्टमेंट के लिए लेता ही नहीं है। कभी भी कोई आदमी लोन इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेता कि मैं उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दूं उसी बैंक में। अगर ये ऑप्शन मौजूद होती तो लोग कारोबार करते ना, एक विंडो से लोन लेते, अगली विंडो पे इन्वेस्ट करते, बैठ के घर खाते। इसकी वजह क्या है कि बोरोइंग रेट हमेशा ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट रेट हमेशा कम होता है।
आप बैंक से बारो करेंगे वो आपको 12% चार्ज करेगा इंटरेस्ट, और आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 8% देगा रिटर्न। तो इन्वेस्टमेंट रेट कम होता है, बोरिंग रेट ज्यादा होता है। इसलिए कोई भी आदमी ऐसा नहीं करता कि वो लोन इसलिए लेके उसे इन्वेस्ट करेगा। तो जनरल लोन तो लिया इसलिए जाता है जब आपको जरूरत हो। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करने की अगर आपको जरूरत ही नहीं है तो वापस कर दो, लोन क्यों रखा हुआ। जनरल लोन लेके बैठा हुआ है, ना कोई बिल्डिंग है ना कंस्ट्रक्शन है ना जरूरत है, लोन लेके बैठे हुए हैं। तो भाई अगर आप लोन ले लेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, वो तो 14% दे रहे होंगे, 8% घर आ रहा होगा, नुकसान में जाएंगे आप। तो हम इसलिए लेते ही नहीं है लोन कि इन्वेस्ट करेंगे दोबारा से बैंक में और वहां से इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे। स्पेसिफिक लोन में हम ये पैसा कहीं और इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हमें पता है अगर हमने पैसे इस्तेमाल कर दिए तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी। अब क्या करें? यार बैंक से पूछो, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है, जब चाहे निकलवा लें जी, निकलवा लें। हाँ, समझ आ रही है। इसलिए हमें पता है कॉन्ट्रैक्टर को 3 महीने बाद देने हैं पैसे, तो हम उसे कहेंगे यार सेविंग अकाउंट में डाल दो, 3 महीने में पैसे लेके उसको दे देंगे। और 3 महीने में जो इंटरेस्ट इनकम होगी उसको हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस में से लेस करवा देंगे। तो हमारे पास दो किस्म के लोन होते हैं, स्पेसिफिक लोन और जनरल लोन। और स्पेसिफिक लोन में अगर आप इंटरेस्ट जो पे करेंगे, कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट मैंने अभी बताया था, कंस्ट्रक्शन पीरियड से पहले और कंस्ट्रक्शन पीरियड के बाद इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता। दो क्राइटेरियाज और भी हैं, वो आगे मैं जाके समझाऊंगा, आगे आएंगे लिखे हैं। तो स्पेसिफिक लोन अगर फालतू पड़ा तो उसको क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, और जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम आए उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस से लेस करवा के जो नेट एक्सपेंस आया, नेट बोरिंग कॉस्ट है, वो कैपिटलाइज कर दो। वो क्या करते हैं भैया, कैपिटलाइज कर। किसी को एतराज? ये जरा पढ़िएगा 3 4 लाइनें, और ये जो टेबल बना हुआ है 264 में, फिर मैं जनरल लोन बताता हूँ क्या। ये बोले अगले पेज पे इलिस्ट्रेशन 1 गिवन है। सुनो भाई, अगले पेज पे इलिस्ट्रेशन 1 है जो गिवन, जरा जल्दी से देखें, क्लियर है?
हाँ अभी बोलो, इलिस्ट्रेशन 1 क्लियर है कि नहीं? कितना लोन लिया था? 25 मिलियन 1 जनवरी को आपने लिया था, और वो कहता है जी टू फंड अ कैपिटल प्रोजेक्ट विच विल टेक 3 years टू कंप्लीट, अमाउंट्स not yet needed for the project are invested on temporary basis. During the year to 31st December 2016, Okada Engineers spent 9 million on the project for labor, material and direct overheads. The cost of servicing the bond 1250000. During this period, the company was able to earn 780,000 through the temporary reinvestment of the amount borrowed. Calculate the amount of addition to capital work in progress during the year to December 31, 2016. Capital work in progress किसे कहते हैं? जी, वर्क इन प्रोसेस और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में क्या फर्क होता है? सर कैपिटल एसेट जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट जो लग रही होती, ठीक, ओके कोई बात नहीं, हर बंदा अपना जवाब दे सकता है। जी आप दें। वर्क इन प्रोसेस और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में क्या फर्क होता है? इन्वेंट्री जो होती है जो नॉन करंट एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन हो उनको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, और जो इन्वेंट्री होती है जैसे गन्ने से चीनी बना रहे हैं, और अगर वो इन प्रोसेस हो तो उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। तो नॉन करंट एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस साल कितना खर्चा हुआ? 9 मिलियन खर्चा हुआ, तो 9 मिलियन कैपिटलाइज कर लेंगे, वो एसेट की कॉस्ट में जाएगा। फिर आपने इंटरेस्ट जो दिया 1250000 वो भी कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इनकम है लेस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल वर्थ ऑफ वर्क इन प्रोसेस। और टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है यार? उसको बुलाना, क्या कहते हैं, हारून को। बोरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 4,70,000 आ रही है, और हमारे पास जो कॉस्ट इनकर हुई है वो कितनी हुई है? 9 मिलियन। तो टोटल कितनी आ जाएगी? 9470,000। ये बेटा अब बैठना, बैठ जाओ, ले लो भाई। ठीक है, यहां तक जो पढ़ा इसको अच्छी तरह करके आना। सही है दोस्तों, बाकी बात इंशाल्लाह करते हैं। एक मुझे भी देना यार ये।